नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। खबर को समझेंगे लेकिन उससे पहले पटना से एक बड़ी खबर है, जहां बेऊर जेल से सूत्रों के हवाले से खबर है कि दरभंगा ब्लास्ट के आरोपियों के पास से ब्लूटूथ मिला है, एक ईयरफोन और 4 पैकेट सिगरेट भी मिला है। तो पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बेऊर जेल से सूत्रों के हवाले से खबर है कि दरभंगा ब्लास्ट के आरोपियों के पास से ब्लूटूथ मिला है, एक ईयरफोन और 4 पैकेट सिगरेट भी मिला है। नासिर और इमरान के बैग से सामान मिला है। दोनों ने जब्त सामानों को अपना मानने से इनकार कर दिया है। वहीं इमरान और नासिर को आज ही न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। और इस पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संजय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, जेल प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जेल के अंदर ब्लूटूथ कैसे पहुंचा? देखिए, सबसे बड़ी बात है रंजना, निश्चित तौर पर लैप्सेस तो है, लेकिन जब ये न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए तो जेल में जब ये जेल पहुंचे उसी दौरान इनकी तलाशी ली गई थी। ये जेल के अंदर नहीं गए थे और निश्चित तौर पर ये लैप्सेस है। और कहाँ ये लैप्सेस है अब ये जांच का विषय है, लेकिन जेल सूत्रों ने इस बात की पुष्टि कर दी है। उन्होंने बताया है कि इनके जो बैग्स हैं उनको जब सर्च किया गया तो उसी दौरान इनके बैग से ब्लूटूथ मिला है, जो काफी सेंसिटिव मामला है ये है ब्लूटूथ का मिलना। इसके अलावा एक इनके पास ईयरफोन भी मिला है, यानी मोबाइल यूज कर रहे थे तो ईयरफोन से बात भी करते थे। और दूसरी तरफ 4 पॉकेट जो है वो सिगरेट रिकवर किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जेल के अंदर जब वो न्यायिक हिरासत के लिए गए थे उसी दौरान इनके पास ये चीजें मिली हैं और ये पहले से जेल में नहीं रह रहे थे। अभी नहीं जानकारी मिल पाई है, जेल सूत्रों ने इस बात की पुष्टि कर दी है। अब सबसे बड़ी बात है कि लापरवाही कहाँ हुई है, किस लेवल पे हुई है, ये जांच का विषय और देखना होगा। जब जांच होगी तब सारी स्थिति हो पाएगी। जी रंजना। संजय, क्या ये जेल प्रशासन की लापरवाही नहीं है? देखिए, जेल प्रशासन का ये जो सोर्सेज है उन्होंने बताया कि जब ये जेल पहुंचे थे कोर्ट से, क्योंकि सिकंदराबाद से इनकी अरेस्टिंग हुई थी और ये एनआईए की रिमांड पर थे, और आज जब इन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया इसके बाद इन्हें जुडिशियल कस्टडी में बेऊर जेल भेजा गया था। तो जब ये बेऊर जेल पहुंचे, ये जेल में पहले से नहीं रह रहे थे, आज ही ये जब ये जेल पहुंचे हैं उसी दौरान इनकी तलाशी ली गई और तब ये मिला है। और जेल प्रशासन ने चौकसी तो जरूर दिखाई है। अब ये पता करना होगा कि जेल तक ये अगर पहुंचे हैं ब्लूटूथ और दूसरी चीजें लेकर तो ये वहां तक कैसे पहुंचे, ये जांच का विषय है और निश्चित तौर पर इसमें जांच चलेगी तो सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी संजय, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। और देखिए, ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं जेल प्रशासन से कि आखिर जेल के अंदर कैसे पहुंचा ब्लूटूथ? क्या ये जेल प्रशासन की लापरवाही नहीं है? तो जेल प्रशासन से ये कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दरभंगा ब्लास्ट के आरोपियों के पास से ब्लूटूथ बरामद की गई है कि संदिग्ध आतंकियों के सामान की जांच हुई है कि नहीं, वहीं बेऊर जेल की क्या है बड़ी चूक है या नहीं। और चलिए अब इस खबर को समझिए। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के आरोपी हैं इमरान और नासिर, और आज ही दोनों पटना एनआईए कोर्ट में पेशी हुई थी इनकी, और दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 23 जुलाई तक दोनों जेल में ही रहेंगे। हैदराबाद से हुई थी नासिर और इमरान की गिरफ्तारी, और ऐसे में जेल प्रशासन से बड़े सवाल खड़े हो रहे कि आखिर आरोपियों के पास से ये सामान कैसे बरामद हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। इधर बेतिया के देवराज देउरवा गांव में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। 16 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत की बात जिला प्रशासन ने मान ली है। हालांकि प्रशासन ने 2 लोगों की बीमारी से मौत की बात कही है, जबकि परिजनों ने 4 लोगों की शराब पीने से मौत का दावा किया है। 10 लोगों की मौत की वजह की जांच की जा रही है। जहरीली शराब से हुई संदिग्ध मौत मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है और मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 16 हो गया है। जिला प्रशासन ने एक रिलीज देर शाम जारी किया है जिसमें ये बताया गया है कि जो मौत का आंकड़ा है वो 16 हो गया है, चूँकि और 16 में से जो 2 लोग थे जिनके परिवार वालों ने मेडिकल जो प्रिस्क्रिप्शन है वो प्रशासन के सामने रखा है, जिसके आधार पर प्रशासन ये मान रही है कि 2 लोगों की मौत जो हुई है वो बीमारी से हुई है। हालांकि इस बात को दावे के अनुसार नहीं कहा जा सकता कि उनकी मौत बीमारी से हुई है, लेकिन प्रशासन ने कहा है कि 2 की मौत बीमारी से हुई और बाकी जो 14 लोग हैं जिनकी मौत जो हुई है वो संदिग्ध है। और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं, 8 से 10 लोग ऐसे हैं जिनके परिवार वालों ने यह स्वीकार किया है कि उनके परिजन की जो मौत हुई है वो जहरीली शराब पीने से हुई है। अभी मैं खड़ा हूँ जिला समाहरणालय में। आप देख सकते हैं कि प्रशासन की टीम देर रात तक
लगी हुई है और इस पूरे मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जो कवायद है वो की जा रही है। डीएम यहाँ पे मौजूद हैं समाहरणालय में, एसपी की गाड़ी यहाँ पे मौजूद है और तमाम आला अधिकारी जो भी जिले के आला अधिकारी हैं वो बैठकों का जो दौर है, डीआईजी की भी गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है, तो बैठकों का जो दौर है वो लगातार यहाँ पे जारी है और बैठक कर ये रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से दोषियों पर कार्रवाई की जाए। मैं आपको बता दूं कि सुबह से ग्रामीण भी जो है, जैसे ही न्यूज़ 18 की टीम उस गांव में पहुंची थी, देवरुआ गांव में पहुंची थी, तो ग्रामीण भी ये चीख कर रहे थे कि मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है और मौत जो हुई है वो 9 से ज़्यादा की मौत हुई। हालांकि डीएम ने जो बयान दिया था मीडिया में उसके अनुसार उन्होंने 9 मौत की बात कही थी, लेकिन देर शाम तक एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि 16 लोगों की मौत हुई है। आंकड़ा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि जो घटना स्थल है वो नरकटियागंज मंडल क्षेत्र के लौरिया प्रखंड क्षेत्र में आता है और उसके सटे जो है वो रामनगर प्रखंड क्षेत्र बगहा कहलाता है। तो वहाँ का जो सूची था, वहाँ की जो लिस्ट है वो देर शाम तक जिला प्रशासन के पास आई है। वहीं गौनाहा में भी बगल का ही ये प्रखंड है गौनाहा, वहाँ से भी एक आदमी के मौत की खबर आई है। तो आप समझ सकते हैं कि मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और प्रशासन जो है कार्रवाई में जुट गई है। बता दें आपको कि प्रशासन ने स्थानीय उस गांव के जो 2 चौकीदार थे उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी ठग शाह की बात सामने आ रही है उसके पुत्र को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और इस मामले में जो भी दोषी हैं उन्हें पकड़ने की कवायद जो है वो प्रशासन शुरू कर चुकी है। गाँव में मेडिकल टीम भी तैनात कर दी गई है ताकि अगर कोई दूसरा मामला भी सामने आता है जिनमें कुछ सिम्टम इस तरह के दिखते हैं तो उन्हें भी तुरंत इलाज मिल सके, उनका तुरंत ट्रीटमेंट हो सके। तो ये अब लिहाजा समझा जा सकता है कि इस सूची के जारी होने के बाद ये मौत का आंकड़ा बढ़ गया और हो सकता है कि इस मौत के आंकड़े में कुछ और इजाफा हो। तो ये संदिग्ध मौत की जो बात है उसमें से बहुत सारे लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ा है और जो जहरीली शराब से मौत हुई है। तो फिलहाल जो है स्थिति ये बनी हुई है कि प्रशासन पदाधिकारी जो हैं वो देर रात तक समाहरणालय में बैठे हुए हैं और इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और दोषियों पर कार्रवाई करने की जो रणनीति है वो तय की जा रही है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। और चलिए अब इस खबर को समझते हैं। 4 मृतक के परिजनों ने शराब से मौत का आरोप लगाया है। अस्पताल में भर्ती एक व्यक्ति में शराब पीने की पुष्टि हुई है। कुछ लोगों की बीमारी से भी मौत हुई है, लेकिन कल से लेकर आज तक परिजनों ने शराब से मौत का आरोप लगा रहे। तो अब ऐसे में सवाल है कि क्या परिजनों का आरोप सही है? क्या बेतिया में शराब माफिया सक्रिय है? क्या पुलिस के नाक के नीचे से खेल चल रहा है? अगर सवालों का जवाब ना है तो फिर 16 की मौत की असल वजह क्या है? चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, बावजूद इसके शराब माफिया का हौसला बुलंद है। ना तो इन्हें खाकी का खौफ है और ना ही कानून का डर। इनके रास्ते में जो आता है उसे रौंद देते हैं। मंगलवार की रात वाहन चेकिंग के दौरान शराब लदी स्कॉर्पियो से शराब माफियाओं ने जवान को रौंद दिया था। इलाज के दौरान जवान की मौत हो गई। जवान की हत्या मामले में 6 शराब तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार तस्करों के पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया गया। वहीं मुजफ्फरपुर से एफएसएल की टीम भी दरभंगा के केवटी थाना पहुंचकर जांच कर रही है। जिले में शराब माफिया बेखौफ, खाकी का भी नहीं रहा खौफ। पुलिस ने रोका तो रौंद दिया। पुलिस वाला को गुप्त सूचना मिली कि ऑटो में शराब जा रही है जयनगर से, तो अपना सुस्ती के लिए लोग सारा जगह पुलिस को रखे हुए थे। इतने में स्कॉर्पियो में था, वह ऑटो में नहीं था। तो थाने के करीब सभी लोग खड़े थे, अपना क्यों आएगा ऑटो तो पकड़ा जाएगा। तो पुलिस को देख करके वह तेज गति से दरभंगा की ओर जब भागे, उसमें एक पुलिस वाले जो है तो चपेटा में आ गया। 200 गज के मीटर तक उसको घसीटते हुए लाया, जो बुरी तरह से जख्मी है। सही सुना आपने, स्कॉर्पियो सवार शराब माफिया ने इस खौफनाक वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब मंगलवार यानी 13 जुलाई 2021 को केवटी थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ऑटो से कुछ शराब माफिया शराब लेकर जा रहे हैं। उसी सूचना पर पुलिस केवटी थाने से महज कुछ ही दूरी पर बैरिकेडिंग लगाकर माफिया का इंतजार कर रही थी। माफिया ऑटो में नहीं बल्कि स्कॉर्पियो में सवार थे।
जब पुलिस को शराब के धंधेबाजों ने देखा तो स्कॉर्पियो की स्पीड बढ़ा दी और तेजी से भागने की कोशिश की। मौके पर मौजूद जवानों ने जब रोकने की कोशिश की तो बेखौफ धंधेबाजों ने एक जवान को अपने चपेट में ले लिया और उसे करीब 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गए, जिसमें जवान सफीउर रहमान बुरी तरह से जख्मी हो गया। देखिए, यही वो जगह है जहां स्कॉर्पियो सवार शराब माफिया ने जवान को घसीटा है। सड़क पर दिख रहे निशान उसकी गवाही दे रहे हैं। तो उस पे जो ड्राइवर भागा था उस शराब की गाड़ी से, वो भागते भागते ग्रामीण जब खदेड़ करके उसको जो है जीओ ऑफिस के नज़दीक उनको पकड़ा, तब तक पुलिस की गाड़ी भी आ गई। उनको पकड़ करके बड़ाओ बहुत चुस्ती से उन लोगों को पकड़ा है और तत्परता से लाया है और थाना पे ला करके रखा है। उनका ट्रीटमेंट के लिए भी जीएमसीएच ले गए हैं बड़ाओ। अपने साथी की मौत के बाद थाने के बाकी पुलिस के जवान अपने थाने के अधिकारियों से काफी नाराज। बंद कैमरे के सामने दबी जुबान में अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब शराब की खेप आने की गुप्त सूचना थी तब उसे पकड़ने के लिए व्यापक तैयारी क्यों नहीं की गई। सिर्फ खाना पूर्ति की वजह से उनके साथी की जान चली गई। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। खबर को समझिए। देखिए, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। बिहार में शराब की खरीद बिक्री भी प्रतिबंधित है और बेचना भी कानून के हिसाब से गलत है। बिहार में शराब पीना भी कानून के हिसाब से बैन है। शराब माफिया दूसरे राज्यों से शराब लाकर बेच रहे हैं। हरियाणा से बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी होती है। हर दिन लाखों की शराब पकड़ी जा रही है। प्रशासन की सख्ती के बावजूद शराब की तस्करी जारी है। शराब माफिया तरह तरह की तरकीब अपनाते हैं। सब्जी, फल और अनाज के बीच शराब की तस्करी की जाती है। शराब लाने के लिए गाड़ियों में तहखाने बनाए जाते हैं। कई जगहों पर देसी शराब की भट्टी भी, अवैध भट्टियां भी चल रही है। और चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर और बात कोरोना की। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। तीसरी लहर की आशंका डराने लगी है। इसके बावजूद लोग लापरवाह बने हुए हैं। गंगा घाट से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर और एयरपोर्ट तक भीड़ लग रही है। लोग बगैर मास्क के दिख रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी? अगर तीसरी लहर आई तो कैसी होगी? दूसरी लहर जैसी विनाशक या होगी कम खतरनाक? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर भारतीय की तरह आपके जहन में भी उठ रहे होंगे। इन सवालों के जवाब जानने को सरकार भी आतुर है, लेकिन इनके जवाब सिर्फ और सिर्फ भविष्य के गर्भ में हैं। इंसान के हाथ में है तो बस बचाव के कुछ उपाय। स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री चिंतित हैं। लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि ना तो कुछ सुनना चाहते हैं और ना समझना चाहते हैं। आप खुद देख लीजिए। ये वो तस्वीरें हैं जो कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दे रही हैं। बक्सर की रामरेखा गंगा घाट पर उमड़ी ये भीड़ सबसे ज्यादा चिंता का सबब है। तस्वीरों को देखकर कहीं से नहीं लगता कि लोगों में कोरोना के खतरे का भय भी है। यहाँ लोग कोरोना के नियमों को भूलकर मुंडन संस्कार में उमड़ पड़े हैं। हजारों की संख्या में घाट पर लोग नजर आ रहे हैं। न मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग, सब कुछ जैसे गायब। पुलिस एहतियात के तौर पर जो मुख्य गेट है वहाँ पुलिस की पहरा लगी हुई है कि लोगों को यहाँ न आने दिया जाए, लेकिन जो लुप लाइन है, घाट पर आने के कई रास्ते होते हैं। श्रद्धालु उन रास्तों के सहारे बक्सर के रामरेखा घाट पहुँचे हुए हैं और यहाँ मुंडन संस्कार कर रहे हैं। जो भीड़ है आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ लोगों की भीड़ पहुँची हुई है। लापरवाही सिर्फ गंगा घाट या धार्मिक स्थलों पर ही नजर नहीं आ रही। कटिहार के कोरोना टीका केंद्र पर भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा।
वहीं पटना एयरपोर्ट से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। ये भीड़ देखिए, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं है। मास्क लोगों ने पहना है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क दोनों जरूरी होता है और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की बात करनी बेमानी है। इस तरह की लापरवाही और ऐसी तस्वीरों को लेकर ही पीएम मोदी चिंता जाहिर कर रहे हैं। हमें लोगों को बार बार ये याद दिलाना है कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है। हमारे यहां ज्यादातर जगहों में अनलॉक के बाद की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो इस चिंता को और ज्यादा बढ़ाती है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर, लोग तो मास्क पहनना भी मुनासिब नहीं समझते। जाहिर है ऐसी ही लापरवाही की वजह से एक बार फिर कोरोना सर उठाने लगा है, जैसा कि WHO ने साफ साफ इशारा कर दिया है। सवाल है कि लोग लापरवाह हैं, लेकिन क्या राज्य सरकारों ने कोरोना की तीसरी लहर से बचाव का प्रबंध किया है? क्या बिहार के ग्रामीण इलाके तैयार हैं कोरोना से लड़ाई के लिए? जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। झारखंड में भी कोरोना के केस में फिलहाल कमी है। पाबंदियां तकरीबन हटा दी गई हैं, लेकिन लोग लापरवाह दिख रहे हैं। रामगढ़ और देवघर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वैसी ही तस्वीरें कई और जगहों से भी सामने आ रही है, जिस पर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई है। ये वो तस्वीरें हैं जो कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दे रही हैं। रामगढ़ में मां छिन्नमस्तिके के दरबार में उमड़ी ये भीड़ चिंता का सबब है। तस्वीरों को देखकर कहीं से नहीं लगता कि लोगों में कोरोना के खतरे का भय है। ये आलम तब है जब कोरोना के कारण पिछले 22 अप्रैल से ही रजरप्पा मंदिर में आम श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक है। बावजूद इसके लोग मंदिर के बाहर ही भारी संख्या में जुट रहे हैं। मौका था आषाढ़ शुक्ल पक्ष तिथि षष्ठी का। मुंडन का शुभ मुहूर्त होने के कारण पहले सुबह से ही बिहार झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों से लोग छिन्नमस्तिके के दरबार में पहुंचे थे, जहां न एहतियात दिखी न प्रशासन। ऐसी ही तस्वीरों को लेकर पीएम मोदी ने आज चिंता जताई है। स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। रामगढ़ जैसी ही तस्वीरें बाबा नगरी देवघर में भी देखने को मिली। सावन मेले सा दिखने वाला ये नजारा तीसरी लहर के खतरे को साफ साफ न्योता है। श्रावणी मेला 25 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन आज मुंडन की आखिरी तारीख, जिसकी वजह से यहाँ सावन मेले जैसी भीड़ उमड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर, लोगों ने मास्क पहनना भी मुनासिब नहीं समझा। जाहिर है ऐसी ही लापरवाही की वजह से एक बार फिर कोरोना सर उठाने लगा है, जैसा कि WHO ने साफ साफ इशारा कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद और देवघर से मनीष कुमार की रिपोर्ट। खबर तो समझिए कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी की चिंता की वजह क्या है। WHO ने तीसरी लहर का ऐलान कर दिया है। तीसरी लहर में सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में देखे जा रहे हैं। अमेरिका में पिछले 25 दिन में नए संक्रमण के मामलों में 350% का इजाफा हुआ है। 48% आबादी के वैक्सीनेशन के बाद भी केस बढ़े हैं। इंडोनेशिया में 45%, ब्रिटेन में 28%, अमेरिका में 67% और स्पेन में 61% तक मामले बढ़े हैं। 10 हफ्ते की गिरावट के बाद मौतें भी दोबारा बढ़ने लगी है। वायरस लगातार अपना स्वरूप बदल रहा है। डेल्टा वेरिएंट 111 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। ये जल्द ही पूरी दुनिया में भी फैल सकता है। वायरस का अल्फा वेरिएंट 178 देशों में मिला है। वहीं बीटा वेरिएंट की बात करें तो 123 देशों में और गामा 75 देशों में मिल चुका है। तीसरी लहर को लेकर WHO का ऐलान चिंता बढ़ाने वाला है, लिहाजा बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी से तीसरी लहर से के कहर को कम किया जा सकता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर पहने।
वहीं कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है, मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि जीवन है अनमोल। मास्क का प्रयोग करें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।